हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आपने वीडियो को देखना शुरू कर लिया तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम देखने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास और जिसमें गोहिल किस तरह मेवाड़ का स्थापना हुई, यानी गोहिल मेवाड़ की तो थी, गोहिल की वंश की स्थापना किस तरह से हुई देखेंगे आज। मेवाड़ में जो इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास है सबसे प्राचीन इतिहास है और इस पर अधिकतर काल में किसका शासन रहा, तो अधिकतर काल में गोहिलों का शासन रहा। गोहिल, इसे गोहिल कह सकते हैं, गोहिलोत कह सकते हैं, सिसोदिया कह सकते हैं। और जो ये मेवाड़ है, ये मेवाड़ शिवी जनपद, प्राचीन काल में जनपद हुआ करते थे, उसमें से शिवी जनपद का अंग है। और मध्यमिका, जो कि मेवाड़ में ही है, मध्यमिका शिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और वर्तमान में मध्यमिका का क्या नाम है, नगरी, जो कि चित्तौड़ में है। और इस नगरी, ये सभ्यता है, नगरी एक सभ्यता है। इसकी खोज 1904 में D.R. भंडारकर द्वारा की गई। इन्होंने इसकी खोज की, नगरी सभ्यता की, और वहाँ से जो सिक्के मिले उनसे ये पता चलता है कि ये मध्यमिका, नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था और ये शिवी जनपद की राजधानी थी। अधिकतर समय मेवाड़ पर मेरों का, आप मेरो कह सकते हैं, मेवो कह सकते हैं, का शासन, मतलब वस्तु पहले इसका यहाँ अधिकता हुआ करती थी, मेरो की अधिकता हुआ करती थी, इसीलिए इसे मेवाड़ कहा गया। मेक का मतलब मेरो से है और वाड़ का मतलब रक्षित से है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें अगर मेवाड़ के, तो इसका शाब्दिक अर्थ ये निकलता है कि मेरो से रक्षित प्रदेश, मेरो से रक्षित प्रदेश यानी मेवाड़। उसके बाद में गोहिल ने, आप गुहादित्य कह सकते हैं, इन्होंने मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। कब की गोहिल ने, तो गोहिल ने 567 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की। गोहिल को मूल पुरुष कहा जाता है। मूल पुरुष किसे कहा जाता है, वह व्यक्ति जो मूल होता है उस वंश की स्थापना करता है, उसे मूल पुरुष कहा जाता है। इसीलिए गोहिल को मूल पुरुष कहा जाता है। मूल पुरुष कह सकते हैं, आदि पुरुष कह सकते हैं, आदि पुरुष कह सकते हैं आप, आदि पुरुष कहा गया। इस जो गोहिल वंश था वो अपने आप को सूर्यवंशी माना करता था। सूर्यवंशी, इसके क्या प्रमाण है, इसके ये प्रमाण है कि जो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम विवस्वान, और इनकी उत्पत्ति, इस व्यक्ति की उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है। और इनकी कई पीढ़ियों के बाद राजा दशरथ का जन्म हुआ और दशरथ के पुत्र थे राम। राम के 2 पुत्र थे, एक का नाम लव और एक का नाम कुश। राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। कुश की जब यहाँ, अभी तक यहाँ राजधानी अयोध्या थी, इस समय राजधानी अयोध्या थी। और उसके बाद में कुश की 108वीं पीढ़ी, जो कुश की 108वीं पीढ़ी हुई, उसमें एक व्यक्ति का जन्म हुआ, उसका नाम था
विजय भूप। विजय भूप ये व्यक्ति अयोध्या छोड़कर आ जाते हैं गुजरात, और गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है वल्लभी नगर। वल्लभी नगर, वल्लभी नगर में आके ये वल्लभी नगर को अपनी राजधानी बनाते हैं। और उसके बाद ये प्रथम शासक थे वल्लभी नगर की। उसके बाद इनकी छठी पीढ़ी में, विजय भूप की छठी पीढ़ी में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम है शिलादित्य। शिलादित्य। अब कहानी पूर्णतः शुरू होती है शिलादित्य। यहां से अब गोहिल का जन्म होगा। गोहिल के पिता का क्या नाम था? शिलादित्य। गोहिल के पिता का नाम क्या था? और ये तर्क कर्नल जेम्स टोल्ड भी देते हैं कि गोहिल की स्थापना कहां से हुई, तो शिलादित्य से हुई। ये कर्नल जेम्स टोल्ड भी कहते हैं। और इनकी जो पत्नी थी, शिलादित्य की पत्नी थी, वो आबू के परमार शासकों की राजकुमारी थी और जिसका नाम पुष्पावती था। जिसका नाम पुष्पावती। पुष्पावती के साथ शिलादित्य का विवाह हुआ और इनके शिलादित्य के और पुष्पावती के पुत्र नहीं था। इनके सिर्फ 6 पुत्रियां थी। 6 पुत्री थी। इसे ये बहुत दुखी थे। और जब पुष्पावती ने फिर से गर्भ धारण किया तो वो पुत्र प्राप्ति की लालसा में, ये तो आम बात है कि इसमें कोई स्त्री का कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। पुत्र, अब ऐसे थोड़ी बहुत तो साइंस पढ़े होंगे कि किस पे डिपेंड करता है कि बच्चा होगा या बच्ची होगी। ये डिपेंड करता है पुरुष पे। ये डिपेंड किस पे करता है? पुरुष पे करता है। अगर पुरुष के चलो छोड़िए, उस साइंस को छोड़िए, तो पुरुष पे डिपेंड करता है। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा। किसी भी अगर समाज में अगर कोई देखे, कोई लोग कहे कि अरे ये कैसी महिला है, इसके अभी तक पुत्र नहीं हुआ, ये महिला ऐसी, तो आप उसे जरूर कहिएगा, जो कह रहा है उसे जरूर बताइएगा, इसके लिए महिला जिम्मेदार नहीं होती है, पुरुष ही जिम्मेदार होता है। क्योंकि उसमें गुणसूत्र वैसे ही बनते हैं। अगर उसमें गुणसूत्र XY बने, Y होगा, तो ही पुत्र का जन्म होगा। तो चलिए छोड़िए। इसके बाद में क्या हुआ कि जो पुष्पावती थी, वो पुष्पावती पुत्र प्राप्ति की लालसा में आबू अपने पीहर आती है। अपने पीहर आके रहती तो नहीं है, पीहर आती है। पीहर आने के बाद ये हर रोज अर्बुदा देवी, जो आबू में एक मंदिर है देवी का, अर्बुदा देवी मंदिर, वहां पर हर रोज जाया करती थी। जब ये यहाँ पे थी तो पीछे वल्लभी नगर पर अरबों का आक्रमण होता है। और अरबों के आक्रमण होने से शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है और वल्लभी नगर को तहस नहस कर दिया जाता है। अरब बुरी तरीके से वल्लभी नगर को तहस नहस कर देते हैं। और इसकी मृत्यु की जानकारी, शिलादित्य की मृत्यु की जानकारी जब पुष्पावती को लगती है तो वो बहुत ही नर्वस हो जाती हैं। लेकिन राजपूतों में 3 प्रथाएं, पता नहीं किसने प्रथाएं डाली, सती होने की प्रथाएं। राजपूतों में 3 प्रथाएं चला करती थी। एक प्रथा ये थी कि जिसका पति मर गया हो, उसे सती होना पड़ेगा। जिसका पति मर गया उसे सती होना पड़ेगा। अगर वो गर्भवती है, 2 नंबर क्या, 1 नंबर तो ये है कि जिसका पति मर गया उसे सती होना पड़ेगा, और दूसरा नंबर कि अगर वो गर्भवती है तो वो सती नहीं हो सकती। और तीसरा नियम क्या? तीसरा ये था कि वो अपने पीहर में नहीं रह सकती। तब पीहर ना रही तो कहाँ रही? लेकिन ये नियम था, बनाने वालों ने भी अजीब नियम बनाए
कि वो अपने कहाँ नहीं रह सकती, पीहर नहीं रह सकती। तो पुष्पावती इन दो नियमों में तो पूर्णतः नहीं थे, क्योंकि उनके पति तो मर गए, सती हो सकती थी, लेकिन वो गर्भवती थी इसलिए सती हो नहीं सकती। लेकिन उन्होंने तीसरे नियम का पालन किया और वो अपने पीहर को छोड़कर कहाँ चली आती है। जैसे मान लीजिए ये है राजस्थान का, मैं निचले हिस्से का बना रहा हूँ, ये राजस्थान का निचले हिस्से का चित्र है, मान लीजिए अनुमान से ये गुजरात है, यहाँ पे ये गुजरात है, यहाँ गुजरात मान लीजिए। तो यहाँ वल्लभी नगर है और यहाँ आबू है। ये क्या करती है कि इन वल्लभी नगर और आबू के बीच में एक नगर पड़ता है जिसका नाम वीरनगर है। यहाँ पे वीरनगर, ये वीरनगर में चली जाती हैं और उस समय वीरनगर के शासक थे एक भील थी जिसका नाम मांड्या भील था। इसके बारे में अच्छी कुछ जानकारी नहीं है इतिहास में इनके बारे में, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नाम आ जाता है। मांड्या भील थी। ये पुष्पावती यहाँ से आबू से चलकर यहाँ आ जाती है वीरनगर में आने के बाद ये क्या करती हैं, एक विधवा निसंतान जिसकी कोई संतान नहीं, एक ब्राह्मणी के घर रुकती है और उस ब्राह्मणी का नाम था कमलावती। कमलावती के कोई संतान नहीं थी, निसंतान थी कमलावती, और वो रहा करती थी उसकी। जब वो पेट से तो थी, पुष्पावती पेट से तो थी, लेकिन एक दिन इनका गोहिल का जन्म हो जाता है और गोहिल के जन्म एक गुफा में होता है। और उसके बाद में पुष्पावती प्यार की मिसाल देते हुए अपनी पति की याद में सती हो जाती है। ये होता है सही एक प्यार का मायना। वैसे तो सती होना गलत है, लेकिन उन्होंने जो याद में अपनी पति की याद में मिसाल दी वो उल्लेखनीय है। आजकल तो सिर्फ जो प्यार करते हैं नायक और नायिकाएं, वो सिर्फ वादे करते हैं, उनके प्यार में कठोरता नहीं होती है। इन्होंने कठोरता भी दिखाई, कैसे? सती होके, ये सती हो गई। अब गोहिल का भार, उसके पालन पोषण लालन का भार कमलावती पे आ गया, और कमलावती एक विधवा थी और निसंतान थी। अब कमलावती ने सोचा, अगर मैं इस पुत्र को अपने पास रखूंगी तो समाज ये सोचेगा कि इसके पुत्र कहाँ से आया। भाई हम भी सोच ही लेते हैं कि अगर किसी को पुत्र दे जाए, ये कहाँ से आया भाई, कहीं ऐसी भावना समाज से डरते हुए कमलावती ने, जो गोहिल का प्रारंभिक समय था, उस समय गोहिल को गुफा में रखा। लेकिन हर रोज गोहिल की गुफा में सेवा नहीं कर सकती, खाना नहीं खिला सकती, इसलिए कमलावती ने क्या किया, कमलावती ने गोहिल को मांड्या भील को दे दिया, जो कि वीरनगर के आप जागीरदार कह सकते हैं, शासक कह सकते हैं, वो थे। मांड्या भील को देने के बाद गोहिल भील बच्चों के साथ में पले बड़े, खेले कूदे और वहां से भाला, तीर और घुड़सवारी, ये सभी कलाओं में निपुण हुए। इसके बाद जब गोहिल एक योग्य व्यक्ति बने, तो उससे पहले कि गोहिल का नाम कैसे हुआ, गोहिल क्योंकि इनका गुफा में जन्म हुआ, गोहिल का गुफा में जन्म होने के कारण और ये गुफा में रहते थे, इसलिए इनका नाम गोहिल पड़ा। इनका पालन पोषण तो कमलावती ने किया, और जब ये परिपक्व हुए तो कमलावती और मांड्या भील ने इन्हें हकीकत बताई कि आपके पिता के साथ क्या हुआ। आपके पिता वल्लभी नगर गुजरात के शासक थे। तब इनका खून खोलता है। खून खोलने के बाद ये क्या करते हैं, अपनी तलवार उठाते हैं और अरबों से लड़ने के लिए वल्लभी नगर जाते हैं। लेकिन उस समय अरब वहां से चले जाते हैं और ये वापस लौट आते हैं।
गोहिल वहां से वापस आने के बाद क्या करते हैं कि अपने साथ ही वीरनगर से कुछ भीलों को साथ में लेके जाते हैं और जो आबू के पास का और वीरनगर के आसपास का जो क्षेत्र था मेवाड़, वहां पर जाते हैं और वहां पर गोहिल वंश की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 567 में, 567 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना करते हैं। गोहिल ने जब भीलों को वीरनगर से लेके गए तो भीलों से एक वादा किया। यह वादा किया भीलों से कि आप मेरे साथ चले, मेरी वंशज आपसे कभी कर नहीं लगेंगे, आप मजे करना, बैठे रहना, बस मौज मस्ती करना, आप हमेशा ही राजस्व में शामिल होंगे, राज्य के बड़े बड़े पद में आप होंगे। ये वादा करके गोहिल भीलों को यहाँ से लेके गए, मेवाड़ लेके गए। उसके बाद में इनके बाद में कौन शासक आते हैं? गोहिल के बाद में ये था गोहिल के आरंभिक जीवन। इसके बाद में एक राजा आते हैं, राजा भोज। राजा भोज के बाद में नागादित्य कह सकते हैं या राजा नाग कह सकते हैं। राजा नाग के बाद में आते हैं अपराजित। अपराजित के बाद में आते हैं शिलादित्य। आप ये सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे शिलादित्य सेकंड क्यों नहीं लगाया? मैंने शिलादित्य सेकंड इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर मैं शिलादित्य सेकंड लगाता तो वो गलत होता। जो शिलादित्य जो गोहिल के पिता थे वो वल्लभी नगर गुजरात के शासक थे और ये मेवाड़ राजस्थान मेवाड़ के शासक है, इसलिए इनका और उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पूर्वज का ताल्लुक हो सकता है लेकिन सेकंड नहीं लगेगा क्योंकि इनकी वंशज में वो नहीं आएंगे। इनके बाद में शिलादित्य के बाद में एक शासक आते हैं जिनका नाम है महेंद्र सेकंड। एक महेंद्र पहले हो चुके हैं नागादित्य के बाद में। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। गोहिल के बाद में आते हैं कालभोज के बाद में आते हैं राजा नाग और नाग के बाद में आते हैं राजा महेंद्र के बाद में आते हैं अपराजित के बाद में आते हैं शिलादित्य के बाद में महेंद्र सेकंड। इन्होंने कुछ गड़बड़ किया, यहां से कुछ इतिहास में चेंजेज हुए। यह हुआ कि इन्होंने भीलों से गद्दारी कर ली। महेंद्र सेकंड ने भीलों से गद्दारी की और भीलों की हत्या करनी शुरू कर दी। भीलों की हत्या करने के कारण, भीलों को कर लेने के कारण, भीलों को परेशान करने के कारण भीलों ने इस व्यक्ति की हत्या कर दी और इसके पुत्र थे जिसका नाम था कालभोज, जिसे बप्पा रावल भी कहते हैं। लेकिन इस समय ये बप्पा रावल नहीं थे, कालभोज ही थे। बप्पा रावल इनका नाम बाद में हुआ। महेंद्र देव सेकंड की मृत्यु के बाद भील बप्पा रावल यानी कालभोज को ही मारना चाहते थे, इसलिए कालभोज यहां से भाग गए और भाग के बचने के लिए हरित ऋषि की गायें चराने लगे। और उसके बाद में फिर इन्होंने फिर से मेवाड़ पे अधिकार किया, वो पढ़ेंगे हम कल अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाय, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।